चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दी कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास शेड्यूल तब्दील करने का इख्तियार है। नून लीग का ग्राफ जो है वो बहुत बुरी तरीके से नीचे जा चुका है। तमाम इलेक्टेबल्स जो हैं, जो पावरफुल इलेक्टेबल्स हैं, यानी तमाम जीती हुई सीटें इस वक्त तक पीटीआई में शामिल हो चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हसनैन जावेद और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास शेड्यूल तब्दील करने का इख्तियार है। सवाल यह है कि क्या इंतखाबात को इतने लंबे अरसे के लिए इल्तवा में रखा जा सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। बेंच में समाअत दीगर जज साहिबान में जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल शामिल है। पीटीआई के वकील अली जफर अदालत में पेश हुए और दलाइल देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 मार्च को इंतखाबात की तारीख देने का फैसला दिया। इलेक्शन कमीशन ने 8 मार्च को पंजाब में इलेक्शन का शेड्यूल जारी किया। वकील अली जफर ने मौक़िफ़ अपनाया कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने अदालती हुक्म अदूली करते हुए तारीख का ऐलान नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने सदर का हुक्म मानने से इनकार करते हुए नया शेड्यूल जारी किया। इलेक्शन कमीशन ने 3 बार खिलाफ वर्जियाँ की। उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि 13 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने सदर की दी गई तारीख को मनसूख कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने 18 अक्टूबर को नई तारीख दी। इलेक्शन कमीशन को नई तारीख देने का इख्तियार ही नहीं था। इलेक्शन कमीशन ने 90 रोज की मुकर्ररात की खिलाफ वर्जी की। इनका कहना था कि आइन में इलेक्शन कमीशन को तारीख देने या तब्दील करने का कोई इख्तियार नहीं दिया गया। 90 रोज से ज्यादा की तारीख की आईनी इजाजत नहीं। इलेक्शन कमीशन ने अदालती फैसले को नजरअंदाज किया। इस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने दरियाफ्त किया कि अदालत से क्या चाहते हैं। अली जफर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट आइन और अपने हुक्म पर अमल दरामद कराए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि अदालती हुक्म पर अमल दरामद हाई कोर्ट का काम है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि फंड्स ना होने की वजह से मान ली तो इलेक्शन कभी नहीं होंगे। मामला सिर्फ अदालती हकाम का नहीं, 2 सूबों के इलेक्शन का मामला है। एक हाई कोर्ट नहीं सुन सकती। सुप्रीम कोर्ट अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए फैसला कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार अब भी खत्म नहीं हुआ। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के रास्ते में इलेक्शन कमीशन का फैसला रुकावट बना। सुप्रीम कोर्ट ही बेहतर फैसला कर सकती है कि अहकाम की खिलाफ वर्जी हुई या नहीं। अली जफर ने कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की बुनियादी हकूक़ का मामला है। क्या गारंटी है कि अक्टूबर में सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि क्या इलेक्शन कमीशन सदर पाकिस्तान की दी गई तारीख को ख़त्म करा सकती है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं। उन्होंने रिमार्क्स दिए कि मुल्क की तारीख में इलेक्शन की तारीख बढ़ाने की मिसालें मौजूद हैं। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पर भी इलेक्शन ताखीर से हुए। इंतखाबात सूबे की आवाम के बुनियादी हकूक़ का मामला है। हम इशूज़ इस केस में शामिल हैं, अहम इशूज़ इस केस में शामिल हैं, जिसमें फैसले पर अमल दरामद भी एक मामला है। चीफ जस्टिस ने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के वक्त तारीख बढ़ाने को कौमी सतह पर कबूल किया गया। इस वक्त तारीख बढ़ाने के मामले को कहीं चैलेंज नहीं किया गया। 1988 में निज़ाम हुकूमत तब्दील होने की वजह से इलेक्शन में ताख़ीर हुई। उन्होंने रिमार्क्स दिए कि क्या आइन में निगरान हुकूमत की मुद्दत की तायीन की कोई शक मौजूद है, जिस पर वकील अली जफर ने कहा कि यह मामला 90 रोज में इलेक्शन करवाने से भी मुंसलिक है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि सदर की जानिब से दी गई तारीख 90 रोज में थी या नहीं। अली जफर ने बताया कि निगरान हुकूमत का मकसद इंतखाबात कराना होता है, जो 90 रोज में होना था। ऐसा नहीं हो सकता कि 90 दिन से 5 माह आगे कर दिए जाए। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ था कि वो पोलिंग की तारीख मुकर्रर नहीं कर सकता। अब इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग की नई तारीख भी दे दी। क्या ये इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ में तज़ाद नहीं है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तमाम 5 जजेस के दस्तखत है। ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसले हों। इलेक्शन कमीशन ने आर्टिकल 254 का सहारा लिया। क्या ऐसे मामले में आर्टिकल 254 का सहारा लिया जा सकता? इस पर वकील अली जफर ने दलाइल देते हुए कहा कि आर्टिकल 54 का सहारा काम करने के बाद
क्या क्या लिया जा सकता है? ऐसा नहीं हो सकता कि काम करने से पहले ही सहारा ले लिया जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 54 आइन में दी गई मुद्दत को तब्दील नहीं कर सकता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस पर जरा गौर कीजिए, क्योंकि 254 ने सारा आने वाला निज़ाम बनाना है। अब आप देखेंगे कि जो मामला आगे चलने वाला है, जिसके अंदर 8 अक्टूबर की डेट के पीछे जो निज़ाम चल रहा है, जिसके अंदर मैं पहले ही बता चुका कि सितंबर में बहुत कुछ होने वाला है। यानी सदर आरिफ अलवी की जो है मुद्दत पूरी होगी, और इसी तरीके से चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की भी मुद्दत पूरी हो जाएगी। इससे वो क्या करना चाहते हैं और क्या मामला करना चाहते हैं और आइन किस रास्ते जाएगा वो आपको समझ आ जाएगी। इसी तरीके से आर्टिकल 254 आइन की खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं देता, ये कहा गया। उन्होंने कहा कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास शेड्यूल तब्दील करने का इख्तियार है? सवाल ये है कि क्या इंतखाबात को इतने लंबे अरसे के लिए इल्तवा में रखा जा सकता है? चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने मजीद कहा कि अदालती फैसले पर आमद दरामद का मामला एक पहलू है। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पर इंतखाबी तारीख को किसी ने चैलेंज नहीं किया था। इंतखाबात में इल्तवा बुनियादी हकूक़ का मामला भी है। उन्होंने मजीद रिमार्क्स दिए कि इंतखाबात की तारीख में सूबे की आवाम के बुनियादी हकूक़ हैं। क्या आइन में निगरान हुकूमत की मुद्दत दी गई है? क्या इंतखाबात में इल्तवा से निगरान हुकूमत की मुद्दत में तोसी नहीं होगी? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि क्या सदर मुमलकत ने 30 अप्रैल की जो तारीख दी वो 90 रोज़ के मियाद के अंदर थी? जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने अदालती फैसले पर अमल करके 3 तारीखें तजवीज़ की। इसके बाद सदर मुमलकत ने 30 अप्रैल की तारीख दी। तारीख के बाद इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल का ऐलान किया। बाद अदालत ने वफाक, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करके कल सुबह 11:30 बजे का टाइम दिया। अब ये मामला तो आपके सामने है। दूसरी जगह मैं आपको मरियम नवाज शरीफ के बयान की तरफ लेके जाना चाहता हूँ, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे बयानिए की जीत हुई है। यानी जस्टिस मंसूर अली शाह ने और जस्टिस मंदोखेल से वो बहुत खुश है। अब मामला एक और भी चल रहा है, जिसके अंदर इख्तलाफी नोट की बात आ रही है। इख्तलाफी नोट के ऊपर उन्होंने कहा कि जब पानामा केस हुआ था तो उस वक्त भी 2-3 के साथ जो है, लेकिन टोटल 5 जजेस का बेंच बैठा था, लेकिन मेजॉरिटी के साथ उस चीज को तय किया गया। इसी तरीके से इस केस के अंदर भी 2-3 की रेशो है, लेकिन इख्तलाफी नोट का मकसद सिर्फ ये था कि सो मोटो एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इस पर बात यह है जो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अगर आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देखें कि ये तीनों इख्तियारात गलत तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन किसी को नाअहल नहीं कर सकता, इलेक्शन कमीशन डेट फाइनल नहीं कर सकता। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि ये पार्लियामान का काम है कि एक कंसेंसस, वरना पार्लियामान की तो वजह ही नहीं है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एक जमाना हो चुका है तकरीबन 2010 से, फिर 13 तक चले जाएं, फिर ऑनवर्ड 13 से 18 चले जाएं। हर जमहूरी ताकतों का ये असूल रहा है कि वो उनके बड़े लीडर्स असम्बली में आते ही नहीं है। तो जब वो आते ही नहीं है तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं आएगा, लीडर ऑफ द गवर्नमेंट नहीं आएगा। सो आप मुझे बताएं कि ये किस तरीके से निज़ाम चलेगा, और निज़ाम जब चलेगा तो क्या होगा। और फिर इसके ऊपर जब इंसर्जेंसी डेवलप होती है तो फिर आप क्या कहते हैं, फिर ये होता है कि ऑपोजिशन, अभी भी ये मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि हमारी मर्जी के फैसले ना हुए तो हम पॉइंट आउट करते रहेंगे और हम ये इल्ज़ाम लगाते रहेंगे कि बेंच फिक्सिंग है। अच्छा, बेंच फिक्सिंग के ऊपर अभी तक अदालत की तरफ से उनके ऊपर जो अदालत के खिलाफ बात करने के ऊपर, आला अदलिया की तौहीन के ऊपर तौहीन अदालत अभी तक नहीं लगाई गई। इसके ऊपर अभी हमें सोचना है। लेकिन सुमोटो की बात की कि क्या ये डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस नहीं है कि, और उसके ऊपर जो इख्तलाफी नोट पे लिखा गया कि सुमोटो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऑल इन ऑल है किसी भी डिसीजन के लेने तक। चुनाचे वो जो फैसला करेंगे उसी तरीके से हो जाएगा। ये सुमोटो को खत्म होना चाहिए। अब ये बात उनकी आपस की है जिसके ऊपर ये बात बहस छिड़ी। लेकिन बात अब यहां तक पहुंच गई है कि आइन और कानून की जितने भी मामलात हैं सामने रखे गए। सुप्रीम कोर्ट के सुमोटो के बाद भी इलेक्शन को वॉयलेट किया गया। 30 अप्रैल को जो डेट थी उसको फाइनल कर दिया गया था कि इलेक्शन होंगे, कंडक्ट होगा, लेकिन वो 30 अप्रैल को कंडक्ट नहीं किया गया और उसको 8 अक्टूबर पे ले जाया गया। और 8 अक्टूबर के बाद मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से ऐसे अनासर हैं
ये वो समझते हैं, अंदरूनी तौर के ऊपर ये बात पता है, और उसके अंदर मेन लीड के ऊपर नून लीग है, और वो ये समझती है, ना वो अदालत को मानती है, ना वो इस्टेब्लिशमेंट को मानती है, ना वो किसी और मामले को मानती है, बस वो ये मानती है कि खान साहब जो हैं वो इस मुल्क के लिए शदीद खतरा है। वो किस तरीके से खतरे हैं और कैसे खतरे हैं, और ये उनका मुकम्मल तौर पे लाए अमल सिर्फ यही है कि खान साहब को या ना अहल कर दिया जाए, या किसी न किसी तरीके से उनको बांध दिया जाए, और उनकी आवामी पजीराई जो है, जो इस वक्त वोट में कन्वर्ट हो चुकी है। और आप देख सकते हैं कि तमाम इलेक्टेबल्स जो हैं, जो पावरफुल इलेक्टेबल्स हैं, यानी तमाम जीती हुई सीटें इस वक्त तक पीटीआई में शामिल हो चुकी हैं, और नून लीग का ग्राफ जो है वो बहुत बुरी तरीके से नीचे जा चुका है। यानी उनके नून लीग के बेशुमार बड़े धड़े जो हैं वो पीटीआई में शामिल हो चुके हैं। अब इस पूरे मामले के अंदर सवाए एक ही चीज नजर आती है कि वो किसी भी तरीके से जो है वो, और इसमें भी मेरा एज बीन इकोनॉमिस्ट मेरा जो ज़हन जाता है कि आईएमएफ को इतना डिले कर दिया गया जो कि नहीं होना चाहिए। अब हमारी आला सतह के ऊपर जो है कंप्लीट एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूं, जिसके अंदर अदालत भी है, हमारी मिलिट्री फोर्सेस भी हैं, उनको सोचना होगा कि हमारी जो आईएमएफ की पॉलिसी है उसका करना क्या है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि कतर से लेकर बाकी तमाम सऊदिया, बाकी जहां जहां से लैंडिंग एजेंसीज हैं, एशियन डेवलपमेंट है, इन सारों की तरफ से अब तक हमें कर्ज नहीं मिल रहे। और ये भी समझ लीजिए कि जो बात हमने फंड रेजिंग की थी वहां जाके जिनीवा में, तो उसके अंदर से अब तक सिर्फ और सिर्फ 12 करोड़ डॉलर मेरे, यानी आप 10.5 बिलियन डॉलर की बात करके आए, जिनके अंदर सॉफ्ट लोनिंग भी शामिल है तकरीबन 8.5 की, और उसके बावजूद आपके पास जो है सिर्फ 12 करोड़ आए। और कुछ अरसे के बाद, यानी 6, 7, 8 माह के बाद अगर सिर्फ और सिर्फ 30-35 करोड़ मजीद भी मिल गए, तो आप मुझे बताएं कि आपका खसारा कहां से पूरा होगा। और 2 अरब रुपए जो आपको अगेन इंटरेस्ट बेस के ऊपर जो है वो चाइना से मिल भी गए, और कुछ रोल ओवर आपने करवा भी ले, तो टेक्निकल डिफॉल्ट अगर ना भी हुए तो इमरजेंसी की कंडीशन पैदा हो रही है। और मैंने आपको यह बता दिया कि मैं आने वाले पूरे साल के अंदर इलेक्शन नहीं देख रहा।